तूफानी रात थी। समंदर में भयानक तूफान आया हुआ था। एक मछुआरे का जहाज उस लहरों पर खुद को डुबोने से बचा रहा था। उस जहाज में 4 मछुआरे केबिन की दीवार पर लगे रस्सी को पकड़े बैठे हुए थे। जहाज का इंजन बंद पड़ चुका था और समंदर की ऊंची लहरें अब उस जहाज को चला रही थी। ना जाने लहरें हमें किस दिशा में ले जा रही है। बस हमें ये लहरें उस जलपरी के इलाके में ना ले जाए, वरना इस तूफान से पहले वो जलपरी ही हमें निगल जाएगी। जहाज में बैठे एक मछुआरे ने कहा। उसका नाम डांडिया था। चुप बैठ, ये जलपरी वलपरी कुछ नहीं होता, ये बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। दूसरे मछुआरे ने कहा, जिसका नाम खंडू था। यह सब वहीं बैठा एक नौजवान लड़का संजोत सुन रहा था। संजोत खंडू के बड़े भाई का बेटा था, जो कल ही मुंबई से कोकण आया था और वो जिद करके आज अपने चाचा के साथ जहाज में मछलियां पकड़ने आया था। काका, ये जलपरी क्या होती है? संजोत ने अपने चाचा से पूछा। कुछ नहीं बेटा, तुम इस पर ध्यान मत दो। जलपरी मतलब आधी औरत और आधी मछली जो समंदर में रहती है और इंसानों का शिकार कर उन्हें खा जाती है। लेकिन वो जलपरी लोगों को क्यों खाती है? वो कहाँ से आई है? हजारों सालों से इस जलपरियों के बारे में एक दंड कथा चलती आ रही है। जलपरियां कभी स्वर्ग में रहा करती थी, जहां वो स्वर्ग के सुंदर सफेद पानी के झीलों में तैरती रहती थी। लेकिन किसी ऋषि के शाप के कारण उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा और तब से वो जलपरियां यहीं रहती हैं। क्या वो स्वर्ग में भी इंसानों को खाती थी या फिर पृथ्वी पर आने के बाद ही वो इंसानों को खाने लगी? बूढ़े लोग कहते हैं 200-250 साल पहले जब अंग्रेज भारत आए थे, तब उन्होंने समंदर में बहुत सारी जलपरियों का शिकार किया। तब तक जलपरियां बहुत ही शांत स्वभाव की थी, लेकिन उनमें से एक जलपरी ने आखिरी बच्ची खुची जलपरियों को इंसानों से लड़ने के लिए तैयार किया। कहते हैं कि जलपरियां बहुत ही सुंदर होती हैं, इतनी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उनसे शर्मा जाए, और उनकी आवाज़ भी बहुत सुरीली है। वो किसी को भी अपनी आवाज़ और सुंदरता से वश में कर सकती हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए आखिरी 4-5 जलपरियों ने सैकड़ों अंग्रेज़ों को अपने दांतों से फाड़ फाड़ कर शिकार किया। उन्होंने पहली बार इंसानी खून चखा था और उसके बाद उन्हें इंसानी खून की तलब लग गई। तभी से उन्होंने समंदर में भटकते हुए मछुआरे मुसाफिरों का खून और मांस चखना शुरू किया। लेकिन इंसानों की शिकार करते करते सभी जलपरियां खुद शिकार हो गई। लेकिन ऐसा कहते कहते डंडिया रुक गया। लेकिन क्या? लेकिन कहते हैं कि उनमें से एक अभी भी जिंदा है, खूंखार जलपरी। उसके किसी राक्षस जैसे लंबे दांत और नाखून है, जिससे वो इंसानों को चीर फाड़ कर कच्चा चबा जाती है। डंडिया ने डरावनी आवाज में कहा। चुप कर डंडिया, अब कोई भी जलपरी नहीं बची है, तो खामोखा मेरे भतीजे को मत डरा। संजोत का चाचा मतलब खंडू बोला। समंदर और तेज हवाएं अब शांत हो गई थी। किस्मत ने उन सभी मछुआरों का साथ दिया था। लेकिन तभी उन्हें एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई। बचाओ, हेल्प, कोई है, बचाओ मुझे। आवाज सुनकर डंडिया घबराते हुए बोला, देखा, यह वही जलपरी है और अब वो हमें भी खा जाएगी। अरे चुप कर डंडिया, शायद कोई टूरिस्ट खतरे में है। ऐसा कहकर खंडू केबिन के बाहर दौड़ा। बाकी सभी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं। खंडू ने आवाज की तरफ देखा तो जहाज के पास ही एक लड़की टायर के ट्यूब के सहारे पानी में तैर रही थी। खंडू ने उसकी मदद के लिए सीढ़ी नीचे पानी में फेंकी। तभी सभी लोग केबिन से बाहर निकले। वो लड़की सीढ़ी के पास पहुंची। उसने हाथों से सीढ़ी पकड़ी। सभी लोग दिल थाम कर उस लड़की की तरफ देखने लगे। तभी उन्हें सीढ़ी पर चढ़ते हुए उसके पैर दिखाई दिए और उन्होंने राहत की सांसें ली। वो लड़की जहाज पर चढ़ गई। वह जख्मी थी और उसके हाथ से खून निकल रहा था। उन सभी ने पूछा कि उसके साथ क्या हुआ है। तब उसने बताया कि वो एक टूरिस्ट है और अपने फैमिली के साथ समंदर में जहाज पर आई थी। तभी अचानक से तूफान आया और अंधेरे में एक जलपरी ने उनके जहाज पर हमला किया, जिससे जहाज पर मौजूद सभी यात्री मारे गए। जब वो जलपरी उसके दांतों से उसका गला फाड़ने वाली थी कि तभी जहाज पर मौजूद अधमरे आदमी ने कुल्हाड़ी से जलपरी की पूंछ पे हमला किया और उसका पर कट गया। उसके बाद जलपरी चिल्लाते हुए बाहर निकली। तूफान ने और जोर पकड़ा और वो जहाज डूब गया। लेकिन वो लड़की जैसे तैसे ट्यूब के सहारे बच निकली। लेकिन मरते हुए आदमी ने उसे बताया था कि यहीं आसपास एक टापू होगा जिस पर जंगल है, लंबे लंबे पेड़ हैं। इस कारण समंदर की लहरों से बचने के लिए वो टापू बिल्कुल सुरक्षित है और टापू के बीचों बीच मीठे पानी का तालाब भी है और जब तूफान आए वो वहाँ रुक सकती है। वह तैरते हुए टापू को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे यह जहाज दिखाई दिया। यह सुनकर जहाज पर मौजूद सभी लोग डर गए। इसका मतलब एक और खूनी जलपरी समंदर में मौजूद थी।
यह उन सभी लोगों के लिए अच्छी बात नहीं थी। मुझे लगता है कि हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमें जल्द से जल्द उस टापू को ढूंढना होगा, क्योंकि वो जलपरी फिर से वापस लौट सकती है। संजोत ने उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा। वो लड़की देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। वह लड़की भी संजोत से आकर्षित हो गई थी। लेकिन हमने तो कभी ऐसे टापू के बारे में ना सुना है, ना उस टापू को कभी देखा है जिसके बीचों बीच मीठे पानी का तालाब हो। बुजुर्ग अन्ना ने कहा। हर किसी को हर बात पता नहीं हो सकती, और शायद हमें भी उस टापू के बारे में पता नहीं होगा। खंडू ने कहा। उन्होंने जहाज शुरू करने की कोशिश की और कुछ देर इंजन को ठीक करने के बाद जहाज शुरू हो गया। तूफान अभी तक रुका नहीं था। बीच बीच में ऊंची लहरें जहाज को अपने साथ ऊपर उठा देती थी कि तभी रास्ते में उन्हें दूर से एक टापू दिखाई दिया। खंडू ने जहाज उस टापू की ओर लिया और कुछ ही देर में जहाज टापू के किनारे पर था। वो लोग कुछ औजार लेकर अपने साथ टापू पर उतरे। समंदर की लहरें अभी भी किनारे पर धड़क रही थी, इसलिए तूफान से बचने के लिए उन्हें टापू के बीचों बीच किसी ऊंची जगह पर जाना जरूरी था। वे लोग निकल पड़े। खंडू सबसे आगे एक धारदार हथियार और मशाल लेकर चल रहा था। संजोत और वो लड़की बीच में चल रहे थे। संजोत उसके पीछे था। उसने लड़की से नाम पूछा। उसका नाम संध्या था। कुछ देर चलने के बाद वो टापू के बीचों बीच तालाब के किनारे आ पहुंचे। वे सभी प्यासे थे, और जैसे उस मरते आदमी ने कहा था कि वो पानी मीठा और पीने लायक था, वो सभी पानी के पास गए और पानी पीने लगे। लेकिन पानी पीते ही उनके सर में दर्द होने लगा और उनका सर चकराने लगा। संजोत ने बगल में देखा तो वहां पर संध्या नहीं थी। उसे शक हुआ तो उसने मुड़कर देखा तो संध्या उनसे दूर पीछे खड़ी थी। उस अकेली ने पानी को छुआ तक नहीं था। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जानती थी कि पानी पीने से वो लोग बेहोश हो जाएंगे। संजोत उसकी तरफ देख रहा था। उसकी रोशनी धुंधली हो रही थी। खंडू, दंध्या और अन्ना तीनों चकराकर जमीन पर गिर चुके थे कि तभी उसे मधुर गाने की आवाज सुनाई देने लगी। जब छाए मेरा जादू, कोई बच न पाए। हाय, वो किसी औरत के गाने की आवाज थी और तालाब में से आ रही थी। उसने तालाब की ओर देखा तो एक सुंदर औरत तैरते हुए तालाब के किनारे उसकी तरफ ही आ रही थी। शायद वो जलपरी थी। लेकिन तभी संजोत बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसे पानी में हो रही हलचल की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी थोड़ी सी आंखें खोलकर देखी तो वो जलपरी हाथों के सहारे जमीन पर रेंगते हुए पानी से बाहर आ चुकी थी। उसकी आधी पूंछ अभी भी पानी में थी। वो किसी आदमी के पास पहुंची थी। उसने ठीक से देखा तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा थे। उस जलपरी ने अपने लंबे से नाखून खंडू के पेट में घुसाए और फिर उसका पेट फाड़ डाला और उसके पेट से निकलता खून उसने हथेली में भर कर पिया। यह देख संजोत सहम गया था। तभी उसने उसके चाचा का एक और पैर पकड़ा और उसे घसीटते हुए पानी के अंदर ले गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो संजोत अपनी जगह से उठा और उसने अपने आजू बाजू देखा। उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन जहां पर खंडू, अन्ना और डंडिया बेहोश होकर गिरे थे वहां पर खून था और पानी के अंदर घसीट कर ले जाने वाली निशान थी। इसका मतलब वो जलपरी खंडू से पहले दंदिया और अन्ना को मारकर पानी के अंदर ले जा चुकी थी। इससे पहले कि वो खंडू को खाकर वापस आ जाती, संजोत वहां से भागा। लेकिन तभी उसके रास्ते में संध्या आ गई। वह हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। उसे देख संजोत घबराया। कौन हो तुम, और क्यों तुम हमें जानबूझकर जलपरी का निवाला बनने के लिए इधर ले आई? मैं वही हूँ जो मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन ये सच है कि मैंने तुमसे सच छुपाया था, क्योंकि उस जलपरी ने मेरी आत्मा और शरीर को अपने कब्जे में कर लिया था। क्या कब्जा? हाँ, कुछ दिन पहले इस जलपरी ने हमारे जहाज पर हमला किया था, जिससे इसने जहाज पर मौजूद सभी लोगों को मार डाला था। उस जलपरी ने पानी में से मेरे ऊपर छलांग लगाई थी और मेरे हाथ को काटा था और ये मेरी भी जान ले ली थी कि तभी मेरे अधमरे पापा ने कुल्हाड़ी से इसकी पूंछ काट दी। जलपरी मुड़ी और उसने मेरे पापा का सर अपने नाखूनों से काट डाला। वो दर्द के मारे करा रही थी। उसकी पूंछ से खून बह रहा था। मैं उसकी तरफ देख रही थी कि तभी उसने कोई धुन गाना शुरू कर दिया और मैं अचानक से उसके वश में आ गई। मेरे शरीर में उसकी आत्मा का कुछ भाग आ गया और उसकी आत्मा ने मेरे शरीर को चलाया। मैं उसे इस टापू पर ले आई और इस तालाब में छोड़ दिया ताकि वो मछुआरों से बचे। उसके बाद मैं मछुआरों को बहला फुसलाकर इस तालाब के पास लाती और उन्हें मारकर जलपरी को खिला देती ताकि उसकी पूंछ पहले जैसे ठीक हो जाए। आज तुम्हारे चाचा को खाते ही उसकी पूंछ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और वो वापस समंदर में मछुआरों का शिकार करने चली जाएगी।
मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती थी, लेकिन तब उसकी आत्मा मेरे शरीर के अंदर थी, और अगर मैं तुम्हें ये बता देती तो वो मेरे ही हाथों मेरा गला दबवा देती। इसीलिए मैं चुप रही। जब वो किसी को खा रही होती है तो मेरे शरीर से अपनी बची हुई आत्मा निकाल लेती है ताकि अपने जख्म भर सके। अब जब उसके घाव भर जाएंगे तब वो मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे मेरी कोई जरूरत नहीं रहेगी। यह सुनकर संजोत काफी हैरान हो गया। तुम मेरे साथ चलो संध्या, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं, उसकी आत्मा मेरे शरीर से जुड़ जाएगी, इसीलिए मैं उससे बच नहीं सकती। अगर मुझे बचाना है तो तुम्हें उस जलपरी को मारना होगा। लेकिन मैं उस जलपरी को कैसे मारूंगा? तब उसने बताया कि उसके पापा ने जब जलपरी की पूंछ काटी थी तब जलपरी समंदर में तैर नहीं सकती थी, इसलिए उसने संध्या को अपनी आवाज से मोहित किया था और फिर संध्या ही उसे इस टापू पर ले आई थी। जलपरी घायल थी, इसलिए उसने उसे इस तालाब में डाला। जलपरी ने संध्या के शरीर पर कब्जा किया था, इसलिए वो खुद मछुआरों को अपने जाल में फंसाकर जैसे तैसे इस टापू पर लाती थी और फिर जलपरी उनका शिकार करती थी। जब वो उनको खाती थी तब उसकी पूंछ कुछ हद तक ठीक हो जाती थी और अब उसकी पूंछ पूरी तरह से ठीक हो गई है और वो जलपरी अब संध्या को उसे उठाकर फिर से समंदर में फेंकने का आदेश देगी ताकि वो एक बार फिर लोगों का शिकार कर सके। उसने ये भी बताया कि जलपरी की आत्मा उससे जुड़ी होने के कारण उसे ये पता है कि उस जलपरी का दिल संजोत पर आया है और वो उसे कुछ नहीं करेगी और वो जलपरी उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने वाली है। इसीलिए संजोत, जब जलपरी तुम्हारे पास आए तो तुम उसे अपने पास के चाकू से उसका दिल चीर दो और फिर उसका दिल मेरे पास ले आओ। मैं उसके दिल को जला दूंगी और फिर हम दोनों आजाद हो जाएंगे। संध्या ने संजोत से कहा। यह सुनते ही संजोत इस बात के लिए तैयार हो गया। वो अपने साथ जहाज से मछली काटने वाला चाकू लाया था जो कि उसके जेब में था। संजोत वापस जाकर तालाब के किनारे लेट गया। कुछ ही देर में वहां जलपरी आई। संजोत को देखकर उसके मन में उसके लिए प्यार जाग उठा। उसने अपनी जेब से संजोत को चाहा, लेकिन तभी संजोत ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उसने चीर दिया। जलपरी तड़पने लगी, लेकिन उसने जलपरी का दिल बाहर निकाला। उसने वो दिल संध्या के हाथों में रख दिया। ये लो संध्या, इसे जल्दी से जला दो। संध्या मुस्कुराते हुए उस दिल की तरफ फटी आंखों से देख रही थी और तभी उसने वो दिल अपने मुंह में डाला और उसे चबाकर खा गई। यह देख संजोत को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने किसी डायन की तरह वो दिल खाया था। लेकिन संध्या, तुम्हें तो इस दिल को जलाना था, फिर तुमने इसे खाया क्यों? तभी संध्या एक बूढ़ी डायन में बदल गई। क्योंकि मुझे मेरी आयु बढ़ाने के लिए जलपरी का दिल चाहिए था। और तभी वो बूढ़ी डायन एक नौजवान खूबसूरत औरत में बदल गई जिसके पैर उल्टे थे। यह देख संजोत घबराया और वो बस भागने ही वाला था कि तभी उस डायन ने अपने नाखूनों से उसका सर काट दिया और फिर उसने उसके खून से अपनी प्यास बुझाई। इसका मतलब संध्या ने जो कुछ भी अपने बारे में और जलपरी के बारे में बताया था वो सब झूठ था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी